वेलकम बैक गाइस, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम का जो हमारा सब्जेक्ट है कमर्शियल लॉ, उसका जो चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसका टॉपिक बेलमेंट एंड प्लेज करवाने जा रहा हूं। तो गाइस आपको पता है बेलमेंट में इससे पिछली वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके ये बेलमेंट वाला पोर्शन वहां से देख लीजिए। और आज मैं आपको शुरू कराऊंगा व्हाट इज प्लेज। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली प्लेज को डिस्कस करेंगे। सो प्लेज क्या होती है। सो प्लेज का मैं मीनिंग लिखने जा रहा हूं। द बेलमेंट ऑफ गुड्स, बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी, एज सिक्योरिटी, एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट, फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट। ठीक है जी, फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। ठीक है जी, इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं गाइस हम, प्लेज। उसको क्या बोलेंगे, प्लेज। राइट जी। तो आपने यदि अपनी कोई गुड सिक्योरिटी के फॉर्म में किसी को दी है तो उसको क्या बोलेंगे, प्लेज। तो ठीक है, होता ये भी बेलमेंट के तरह ही है। बेलमेंट ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने गुड्स को यूज करने को दे रहा है, बट फॉर पेमेंट ऑफ डेट या परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉमिस, उसको क्या बोलते हैं गाइस, हम प्लेज। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे पार्टीज कौन कौन सी। तो मैं मुझे पता है ये पोर्शन मिटाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब इसमें भी बेलर और बेली की तरह दो पार्टीज होती हैं, पार्टनर एंड पार्टी। तो ठीक है जी, ये तो इसका मीनिंग आ गया प्लस का। ये मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं पार्टनर एंड पार्टी की बात, जो इसके दो पार्टीज हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे पार्टीज टू द प्लेज या ऑफ प्लेज, टू द प्लेज। ठीक है, टू द प्लेज। प्लेज के लिए कौन सी पार्टीज हो सकती हैं, और दो पार्टीज हैं, वो है एक पार्टनर और एक कौन है, पानी। ठीक है, एक कौन है, पानी। सो बेलर, इस केस में जो बेलर होता है ना, बेलर वो क्या हो गया, पार्टनर, और बेली कौन हो गया, हु इज रिसीविंग द गुड्स। बेली कौन हो गया, जो गुड्स रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो पार्टनर इस केस में कौन है, बेलर, हु इज सेंडिंग द गुड्स, हु इज डिलीवरिंग the goods as security, सिक्योरिटी के फॉर्म में वो गुड्स दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब वो कौन हो गया, लैंडर, जो व्यक्ति उधार ले रहा है। तो बेली कौन है, हु इज, या पानी, इसमें पानी कौन है, हु इज रिसीविंग द गुड्स, रिसीविंग द गुड्स। तो इस केस में कौन हो गया, बैंक, जो हु इज गिविंग द गुड, हु इज गिविंग द लोन। ठीक है गाइस, समझ लग गया। चलिए इसको नोट करिए आप। ठीक है जी, फिर मैं आपको अगला पोर्शन कराता हूं। राइट गाइस, तो ये हमारा हो गया पार्टी टू द प्लेज। आगे हम बात करेंगे एसेंशियल्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के लिए या प्लेज के लिए, एक ही बात है। चलो आगे हम डिस्कस करते हैं एसेंशियल्स क्या है इसके। तो अभी हम बात करेंगे essentials of contract of pledge। तो सबसे पहले इसका essential क्या है, there must be a payment, there must be a bailment। ठीक है जी, for security, for security against payment, और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। ये तो डेफिनेशन से यार, ऑफ प्रॉमिस। और उसके बाद दूसरा क्या आएगा इसका, फिर जो एसेंशियल है, गुड्स मस्ट बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। गुड्स होनी चाहिए। ठीक है जी, गुड्स
must be goods must be the subject matter of the contract of pledge। ये इसेंशियल है इसका। ओके गाइस, अब तीसरा पॉइंट है गुड्स मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। द गुड्स pledged must be in existence। मतलब किसी फ्यूचर गुड्स की बात नहीं कर रही, जो गुड्स हैं उसी की बात हो रही है, राइट गाइस। और उसके बाद चौथा, देयर मस्ट बी डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम पानर टू पानी। फिजिकली डिलीवरी होना जरूरी है, ये इसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इसके एसेंशियल पॉइंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्लेज के। ठीक है गाइस, चले आगे। ओके जी, तो उसके बाद हम अब बात करेंगे पानी के क्या राइट हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज, उसी के बात करेंगे, दोनों पार्टीज के अलग अलग क्या है। तो उसे हम पहले स्टार्ट करेंगे पानी के राइट से। पानी मतलब कौन होता है यहाँ पे, द पर्सन हु इज रिसीविंग द गुड्स, उसके क्या राइट्स हैं, पानीज राइट्स। ठीक है गाइस, तो चलो अब हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले अब उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे राइट टू रिटेन द प्लेज्ड गुड्स। राइट टू रिटेन द pledged goods, right to retain the pledged goods till his or her dues are not clear। ठीक है जी, उसके ड्यूज जब तक क्लियर नहीं होगा उसके पास अधिकार है गुड्स को रोके रखने का। ड्यूज आर नॉट क्लियर, राइट है। चलिए उसके बाद दूसरा क्या है, राइट टू रिटेन ऑफ सब्सिक्वेंट डेट। राइट of retention of subsequent debt। और अगर कभी उसके बाद भी उसने कोई और डेट भी लिया है और उसके लिए भी वो सेम गुड्स को प्लेज में रख सकता है, उसके पास राइट है। उसके बाद राइट टू कंपनसेशन और रीइंबर्समेंट। मेंट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो उसने मीट किए हैं उन गुड्स को ठीक कंडीशन में रखने के लिए। ठीक है जी, उसके बाद पानीज राइट Panis right where पानर मेक्स डिफॉल्ट। अगर कोई वो डिफॉल्ट करता है तो उस केस में भी उसका राइट बनता है कोई एक्शन लेने का। ठीक है जी, ये किसके राइट्स हैं गाइस, बोलो पानी के। यस, अब हम बात करेंगे राइट्स ऑफ पानर। ठीक है जी, किसकी बात करेंगे हम, राइट्स ऑफ पानर। तो गाइस आप इस वीडियो को स्लो करके पॉज करके भी अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है जी, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके जी, चलिए ठीक। अब हम बात करेंगे राइट्स ऑफ पानी। पानी के क्या राइट्स हैं, तो उसमें हम आगे लिख रहे हैं यहाँ पे राइट्स ऑफ पानी। ओके, अब उसमें सबसे पहले उसका राइट जो बनता है मेन राइट है राइट टू रिडीम। जब वो अपने पैसे या अपने ड्यूज या अपना प्रॉमिस पूरा कर देता है उसको अधिकार है अपना सामान वापस लेने का। ठीक है जी, चलो अब हम आगे बात करेंगे ड्यूटीज ऑफ पानी।
पानी की क्या ड्यूटीज बनती हैं? हु इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स? तो पहली ड्यूटी बनती है टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। ये ड्यूटीज ऑलमोस्ट वैसी ही हैं जो हमने बेलमेंट में अंडरस्टैंड करी थी। उसके बाद नॉट टू मेक अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ गुड्स। अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ गुड्स वो नहीं करेगा। गुड्स प्लेज, ठीक है, जो भी प्लेज की गुड्स है ना उसका अनऑथोराइज्ड यूज नहीं करेगा। टू रिटर्न द गुड्स, ये भी उसकी जिम्मेदारी बनती है। द गुड्स आफ्टर ड्यूज आर क्लियर, ड्यूज आर क्लियर, जब उसके ड्यूज क्लियर हो जाते हैं तो वो सामान को वापस करेगा, ये उसकी ड्यूटी है। नॉट टू मिक्स प्लेज्ड गुड्स विद हिज ओन गुड्स, ठीक है जी। उसके बाद है ड्यूटी नॉट टू डू एनी एक्ट which is inconsistent with the terms of pledge, कि प्लेज के दौरान जो भी टर्म्स एंड कंडीशन बनी है उसके अगेंस्ट वो नहीं जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ रही है? तो इसको नोट करिए, फिर मैं आपको अगला टॉपिक कराता हूँ। ठीक है जी, समझ आ रहा है ना आपको? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास एक, इसकी ड्यूटी एक और रहती है अभी, वो ड्यूटी टू रिटर्न एक्रीशन टू द गुड्स। से आपने किसी से कोई काव रख ली है या प्लेज की हुई है उसने, और काव को अगर कोई बछड़ा हुआ है या बछड़ी हुई है तो आपको वो भी उसको लौटानी पड़ेगी। ठीक है जी, ओके। चलिए अब हम बात करेंगे ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। पार्टनर की क्या ड्यूटी होती है, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहली ड्यूटी क्या है? सो पार्टनर इज लायबल टू पे द डेट। सबसे पहले उसकी ड्यूटी यही करती है, पार्टनर इज लायबल टू पे द डेट्स। उसके बाद क्या है गाइस, दूसरा उसका पॉइंट, ड्यूटी टू कंपनसेट द पानी, ड्यूटी टू कंपनसेट द पानी फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या है गाइस, ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल फैक्ट्स एंड फॉल्ट्स, ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल फैक्ट्स एंड फॉल्ट्स related to the goods pledge। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या उसमें कोई फॉल्ट है तो पहले बता देना चाहिए ताकि वो उसका ड्यू केयर करे, अदरवाइज आपका ही नुकसान होगा। उसके बाद ड्यूटी टू डिस्क्लोज to reimburse the loss। ठीक है, अगर कोई लॉस इनकम होता है, अगर होता है, ठीक है,
पानी ड्यू टू डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द गुड्स, तो उस लॉस की भरपाई भी वही करके देगा पार्टनर। उसके बाद है इफ द पानी sells the goods due to default by the पानी या सॉरी पार्टनर, द पानी मस्ट पे द डेफिसिट, उसको डेफिसिट भी उसका जब तक का डेट है, ठीक है ना, मान लो 1 लाख का डेट था, 60,000 की वस्तु बेच दी उसने और उसको अभी भी 40,000 रिकवर करने हैं ना, तो 40,000 पानी ही उसको पूरा करेगा। ये नहीं कि आपको कैसे कहते कि आपने सामान तो मैंने आपको 1 लाख का दिया था, पर उसने रिकवर तो 60,000 हुए ना उसके, बाकी 40,000 भी किसको देने पड़ेंगे, इस व्यक्ति को, पानी को ही देने पड़ेंगे। ठीक है, पानी को ही देने हैं, राइट हो, ठीक है जी, हो गया ये, समझ लगी, चलो नोट करो इसको, फिर मैं आपको आगे कराता हूँ। समझ आ रहा है ना आपको बच्चे सारा कुछ, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे बात बढ़ते हैं, आगे प्लेज्ड बाय नॉन ओनर्स, अगला टॉपिक है जो हमारा वो है प्लेज्ड बाय नॉन ओनर्स। तो यहां पे मैं हेडिंग बना रहा हूं प्लेज्ड बाय नॉन ओनर्स। नॉन ओनर्स कौन से हैं, जिनके पास गुड्स का मालिकाना हक नहीं है लेकिन फिर भी वो प्लेज कर सकते हैं। तो अब इसको लिखते हैं ऑर्डिनरली इट इज द ऑनर ऑफ द गुड्स और any person authorized by him in that behalf who can pledge the goods but in order to facilitate mercantile transactions the law has recognized certain exceptions, और वो exceptions कौन सी हैं? These are as follows. तो इस केस में पहला व्यक्ति कौन आ जाएगा? प्लेज्ड बाय मर्केंटाइल एजेंट, आपका एजेंट भी कर सकता है, तो यहाँ पे ए लिख रहा हूं, प्लेज्ड बाय आपका मर्केंटाइल जो एजेंट है वो भी प्लेज कर सकता है। दूसरा प्लेज्ड बाय पर्सन, ठीक है, अंडर ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। उसके बाद है प्लेज वेयर पार्टनर हैज ओनली
only a limited interest, ठीक है गाइस। उसके बाद मैं आगे बढ़ने लगा, उसका सी हो गया। डी और ई मेरे को ऊपर लिखना पड़ेगा। आई थिंक आपने नोट कर दिया होगा, मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है जी। नीचे थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा, फिर आपको नजर नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको पॉइंट्स को ऊपर लिख रहा हूं दोबारा। चलिए अब हम बात करेंगे सी के बाद डी। डी पॉइंट आएगा यहाँ पे, प्लेज बाय अ को-ओनर, प्लेज बाय अ को-ओनर, एक को-ओनर भी प्लेज कर सकता है। और ई पॉइंट क्या है, प्लेज बाय अ सेलर, प्लेज बाय अ सेलर, ठीक है, एंड बाय इन पोजेशन ऑफ गुड्स, फॉर बाय सेलर फॉर बाय इन पोजेशन ऑफ गुड्स। मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है। इसमें क्या है, इसने बाय किया है सामान, इसने क्या किया, बाय किया है, लेकिन अभी तक गुड्स इसके पास है, सेलर के पास ही पड़ी हुई है। तो ये इसने तो खरीदा ना सामान, बट सी के लिए, सी ने इससे कुछ ड्यू ले लिया, तो ये इसको प्लेज कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ए, ठीक है जी, ऑन बिहाफ ऑफ ए वो गुड्स को प्लेज कर सकता है, ठीक है जी। तो ये टॉपिक आप नोट करिए, फिर मैं इसको आगे आपको कराता हूं। इंपॉर्टेंट उसका डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज, ये उसका लास्ट टॉपिक रहेगा, फिर उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंक्लूड हो जाएगा, राइट गाइस। चलिए अब हम इसको मैं रेट कर दूं, कर लिया आपने नोट, वेरी गुड। अब सिंपल डिफरेंस है, मतलब बेसिस 5 पॉइंट है, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको करिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैंने सिंपल से सिंपल लैंग्वेज यूज की है आपको समझाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां लिख रहा हूं मैं डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। ओके तो यहां पे ये आ गया सीरियल नंबर, ये आ गया बेसिस, और ये हमारा डिफरेंस का पॉइंट बेलमेंट, एंड उसके बाद प्लस। तो सबसे पहले क्या आएगा, मीनिंग में क्या आएगा, ट्रांसफर ऑफ गुड्स। इसमें तो सिंपल एक ही बात है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फॉर सम पर्पस, फॉर सम पर्पस, ये तो किसी पर्पस के लिए गुड्स ट्रांसफर करेंगे। और यहां प्लस में क्या आएगा, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फॉर पेमेंट ऑफ डेट, ठीक है, एंड या परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और परफॉर्मेंस, ठीक है जी, ऑफ एन एक्ट एज सिक्योरिटी। तो मेन चीज क्या है, एज ए सिक्योरिटी आपने गुड्स जो रखी है, ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट क्या आएगा, टर्म्स एप्लीकेबल, टर्म्स एप्लीकेबल। इसमें तो आपको पता है कौन है, इसमें एक बेलर है और कौन है, बेली, और इसमें कौन है, पानर, और ये कौन है, पानी। ही इज सेंडिंग द गुड्स टू हिम, अगेन हियर ही इज सेंडिंग द गुड्स टू हिम, यहां फॉर पर्पस के लिए और एज सिक्योरिटी के लिए। आई थिंक इट्स मेकिंग नो सेंस। ओके चलिए अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, पर्पस। पर्पस तो हमने बता ही दिया, ये क्या है, स्पेसिफिक पर्पस, और एज सिक्योरिटी, एज सिक्योरिटी, ये आ गया पॉइंट। उसके बाद चौथा कंसिडरेशन, कंसिडरेशन। तो ये इसमें आपको पता है दोनों हो सकते हैं, विद और विदाउट
कंसिडरेशन, और इधर क्या है, इसमें तो कंसिडरेशन आना चाहिए, देयर मस्ट बी कंसिडरेशन, देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन। ठीक है गाइस, तो चलिए अब इसको नोट करिए आप। ठीक है जी, फिर मैं अगले जो लास्ट 2 पॉइंट रह गए वो करा देता हूँ। ठीक है जी, चलिए आपने लिख लिया तो मैं आप ऊपर वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूं। 2 पॉइंट रह गए, ये वाला डब्बा अपना खाली करता हूँ। ठीक है जी, फिर पॉइंट यहाँ बना लेंगे। ओके, और 6 पॉइंट यहाँ बना लेंगे। चलो ये भी होगा, 6 पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। चलो अब 5th पॉइंट की बात करेंगे गाइस। 5th पॉइंट यहाँ पे आएगा, राइट टू सेल द गुड्स, राइट टू सेल द गुड्स। यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है उसको गुड्स बेचने का। बेली, क्योंकि बेली के पास गुड्स है ना, बेली हैज नो राइट टू सेल द गुड्स, सेल द गुड्स। और यहाँ पे क्या है गाइस, पानी, जिसके पास गुड्स हैं, पानी कैन सेल द गुड्स इफ हिज ड्यूज आर नॉट क्लियर। अगर उसके गुड्स क्लियर नहीं हुए तो वो क्या कर सकता है, उसको बेच सकता है। राइट गाइस, समझ लगी मेरी बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राइट टू यूज द गुड्स, राइट टू यूज द गुड्स। बेली, यहां तो बेली ने लिया ही किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो तो यूज कर सकता है। बेली कैन यूज द गुड्स, बट पानी गुड्स यूज नहीं कर सकता, वो सिक्योरिटी के लिए रखे हुए हैं। पानी कैन नॉट यूज द गुड्स। ठीक है गाइस, समझ लगी? तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है जी, तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो मैं कंक्लूड करता हूं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप बाकी पोर्शंस के लिए, बाकी चैप्टर्स के लिए, कमर्शियल लॉ के बाकी पोर्शंस के लिए मेरे सब्सक्राइब करो चैनल को, और उसमें से प्लेलिस्ट में जाके सारा कोर्स अपना कंप्लीट कर लीजिए। ओके जी, डन। विशिंग यू गुड लक।